वीडियो में मैं आपको एनटीएस के बारे में, जो एनटीएस का गैट टेस्ट होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये कैसे होता है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या उधर सिक्योरिटी चेक करवानी होती है। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन दूंगा और आपको कुछ एडवाइसेस दूंगा कि क्या क्या लेके जाना चाहिए और कंप्लीट जो भी चीज़ें होती हैं ना वो मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ। ठीक है। मेरे पास कोई भी इधर स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी हुई, मैं जो मेरे माइंड में है, जो मैंने टेस्ट दिया था जिसकी वजह से मेरा कैंसिल हुआ था, वो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले आपने अप्लाई करना है। आपको अप्लाई का कंप्लीट तरीका मैं आपको अपनी वीडियो में दे दूंगा कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के टाइम आप सोचते हैं कि एक जो आप वाउचर पे कर दिया उसके बाद कोई भी एडिशनल चीज़ उसके बाद कुछ करनी होती है, क्योंकि जब मैंने अपना पोर्टल देखा था तो मैंने सोचा था कि ये जो है फी स्लिप के साथ एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा था, तो मेरे माइंड में यही था कि क्या ये एप्लीकेशन फॉर्म का मैंने कुछ करना है, ये वो मेरे माइंड में यही चीज़ आ रही थी। लेकिन जब मैंने पेपर दिया तो मुझे पता चला कि इसका कुछ भी नहीं करना होता। सबसे पहले एक चीज़ आ गई कि जब हमने चालान पे कर दिया उसके बाद हम खत्म। जब हमारा टेस्ट होगा उसके बाद हमारा सारा काम खत्म, हमारे टेस्ट पे बात आ गई। अब हमने अपनी प्रिपरेशन करनी है अप्लाई करने के बाद। ये साल में 4 बार होता है। इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर आप स्पेशल दे रहे हो यानी गेट स्पेशल, तो गेट स्पेशल ये होता है कि आपने पीएचडी लेवल के लिए अप्लाई करना है तो आप गेट स्पेशल दोगे। गेट स्पेशल का कोर्स ये होता है कि आपका उसमें जनरल भी इंक्लूड होता है और जो आपका सब्जेक्ट स्पेशल होता है 50% वो भी इंक्लूड होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री आप दे रहे हो तो आपका 50% केमिस्ट्री होगा, 50% जनरल होगा। लेकिन अगर आप एमफिल के लिए टेस्ट अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपने गैर जनरल देना है। गैर जनरल क्या होता है, गैर जनरल में आपको ओवरऑल जो 100 का 100% होता है ना, वो जो रेलिवेंट इरेलीवेंट होता है आपके सब्जेक्ट से हटके होता है। फॉर एग्जांपल अगर तो आप इंग्लिश के हैं तो ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आ रहा है। मैं फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का हूं ना, तो मेरे रिलेटेड उधर को 100 में से एक सवाल आएगा, उसमें उधर 3 ही चीजें आनी है, वर्बल, क्वालिटेटिव और एक और होता है वो वाला। ये 3 पोर्शन आपको आपकी गैट की वेबसाइट से या एनटीएस की वेबसाइट से पता चल जाएगा कि गैट में क्या क्या आता है। ये हो गया। उसके बाद जब आपने गैट में अप्लाई कर लिया तो गैट में अप्लाई करने के बाद आपने जो प्रिपरेशन करनी है, डिफरेंट यूट्यूब्स की वीडियोस देख लें या फिर एक गैट की बुक आती है आप वो देख लें। ये हमने लोगों से सुना हुआ है कि गैट बहुत मुश्किल होता है, गैट में ये होता है, गैट में वो होता है, लेकिन गैट बहुत ही आसान होता है। आप जब देंगे ना आपके पेपर, ये जब हम यहाँ पे बुक्स में पढ़ते हैं वहाँ पे डिफरेंट टर्म्स बहुत मुश्किल मुश्किल बताई होती हैं, लेकिन जब आप गैट देते हो ना तो गैट में आपको बहुत ईजी टर्म्स मिलती हैं और जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत ईजी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अबाउट लगाना होता है, कहीं पे विद, कहीं पे ऑफ, या कुछ पैराग्राफ दिया होता है उसमें से आगे क्वेश्चन ढूंढने होते हैं। अब पेपर में क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको वो आएगा वर्बल, इंग्लिश का आएगा वर्बल रीजनिंग। उसके बाद आपको 3 पैरे आएंगे। पहला पैरा होगा उसमें आगे 5 क्वेश्चन होंगे, आपने उस पैरे से पढ़ के वो 5 क्वेश्चन देने हैं। जब दूसरा पैरा आएगा वो आपने पढ़ के उधर 2 क्वेश्चन आगे होंगे, आपने वो उसका आंसर टिक लगाने हैं। ठीक है। जब तीसरा पैरा आएगा तो तीसरा पैरा जब आपने करना है तो उसके आगे सिर्फ एक होगा, और फिर चौथा होगा, 4 पैरे होंगे, चौथे के आगे फिर 5 एमसीक्यूज होंगे। तो आपने कंप्लीट अच्छी तरह पढ़ के पैरे को अच्छी तरह पढ़ना है, उसको समझना है, तो उसके बाद आपने वहां पे निशान लगाने हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ये अब मैं अभी आपको कुछ नहीं बता रहा कि कैसे क्वेश्चन आती हैं ये वो, मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बहुत ही इजी है। एक नॉर्मल बीएस पढ़ा हुआ बंदा इजीली कर सकता है, क्योंकि उसने 16 पढ़ी होती हैं तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। उधर जो भी होता है वो बहुत इजी होता है, जनरल सा होता है, सिंपल। उसके बाद जब आपने वहां पे जाना है ना सेंटर में, तो आपने एक चीज करनी है कि आपको वहां पे कोई भी रजिस्टर वगैरह या फिर जो होगा, अगर आपने वो अपना साथ लेके जाना है, क्लिपबोर्ड लेके जाना है, तो वो फुल प्लेन हो और वाइट वाला हो और आपने न्यू लिया हो। और उसके अलावा वहां पे आपने इस पे कुछ भी नहीं लिखना होता है। और जो आप रोल नंबर स्लिप अपनी कॉपी करवा के जा रहे हो उसके पीछे आपने कुछ नहीं लिखना। आपको जो आपकी शीट होगी ना उसके एंड पे दिया होगा उन्होंने एक पेज, वहां पे आपने सारा फिल करना होता है कि ये चीजें करनी है हमने, ऐसे ऐसे। ठीक है। उसके बाद आ गया कि वहां पे ना ये होता है कैसे कैसे। सबसे पहले आपने जाना है अंदर, सबसे पहले स्लिप चेक करवा के आपने इंटर होना है। इंटर होने के बाद वो आपकी आगे भी स्लिप चेक करेंगे और आपको आगे भेज देंगे। ठीक है। जब आप रूम में चले गए, रूम में जाने के बाद आपके आईडी कार्ड स्कैन होंगे और आपकी रोल नंबर स्लिप चेक की जाएंगी। उसके बाद आपको शीट दी जाएगी, उसमें 4 कलर होते हैं, चारों में से कोई भी आपको एक मिल सकती है। आपने उसके अकॉर्डिंग आपको जो आंसर शीट होगी उस पर टिक लगाने हैं। एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपको आंसर शीट दी जाएगी उसमें सिर्फ 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी एंड डी,
लेकिन जो बबल शीट दी जाएगी उसमें 5 होंगे, ए बी सी डी और ई भी होगा साथ। इसलिए आपने ये ध्यान से रखना है कि जिसका आंसर डी है वो आंखें बंद करके मेरी तरह इधर भी डी नहीं, इधर ई नहीं लगा देना, डी को इधर आके देख के डी लगाना है। और मैंने ऐसे किया था, मेरा इस वजह से कैंसिल हुआ कि मेरी जो रोल नंबर स्लिप थी ना, मुझे था कि ये मैंने वापस ही लेके आनी है, इसलिए इसके पीछे मैं सोल्व करता रहा सारा। ये जो लंबी लंबी वो होती है ना स्टेटमेंट्स, उनको सोल्व करता रहा कि ये कैसे होगा। तो वो इसलिए उन्होंने फिर जब एंड पे, सबसे एंड पे रोल नंबर स्लिप्स उन्होंने कलेक्ट करनी होती हैं, तो जब उन्होंने कलेक्ट की वो मेरे पीछे लिखा हुआ था, जिस वजह से मेरा टेस्ट कैंसिल हो गया। लेकिन आपने ये नहीं करना, बेवकूफ़ी नहीं करनी कि आपने रोल नंबर स्लिप के पीछे कभी भी नहीं लिखना। आपने यही करना है कि जो आपको वो मार्कशीट दी जाएगी उसके सबसे एंड पे डेयर पेज होगा आपके पास, आपने वहीं पे सारा सोल्व करना है और उसी अकॉर्डिंग आपने देना है, ठीक है। और कोई भी वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी टेस्ट होता है, आपने हौसले